डियर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ऑसिलेटर सीरीज के लास्ट चैप्टर दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर में आज हम प्रवेश कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी नीड क्या थी, इस प्रकार के एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो अब तक हमने देखा एवरीथिंग अबाउट आरसी ऑसिलेटर एज वेल एज एलसी ऑसिलेटर। सो आरसी ऑसिलेटर्स ऑब्वियसली हमें एक अच्छा खासा सस्टेन्ड ऑसिलेशन जनरेट करके देता है। एलसी ऑसिलेटर में भी हमने देखा है कॉलपिट ऑसिलेटर एज वेल एज हार्टले ऑसिलेटर, हमने देखा एक अच्छा खासा ऑसिलेशन जनरेट करके देता है। और ऑल अदर पैरामीटर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो होती है, एक अच्छा डिज़ाइन बनता है, सिंप्लिसिटी रहती है, चीप पड़ता है, ठीक है, लाइट इन वेट, स्मॉल इन साइज, ऑल इंजीनियरिंग थिंग्स आर अचीव्ड थ्रू दोज टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है किसी भी ऑसिलेटर के लिए, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आप ऑसिलेट करवा रहे हो, जो जनरेट करवा रहे हो, मतलब किसी भी कारण से सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज कर सकता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर्स में हमने ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी टर्म पढ़ा था, उसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ा था। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपका जो भी उसके अंदर करेंट्स फ्लो हो रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स ऑफ द थिंग्स आर लाइकली टू चेंज, राइट। तो एक ऑसिलेटर जो होता है, स्पेशली उसका जो मेन, obviously there are two parts, major parts of an oscillator, that is the amplifier part and other is the feedback network part. feedback network मेरा RC हो सकता है, LC हो सकता है, that is fine, but ठीक है, शुरू में जो हम लोग यूज कर रहे हैं एम्पलीफायर वाला पार्ट, that is obviously ट्रांजिस्टराइज्ड मॉड्यूल। तो ट्रांजिस्टर्स हमेशा कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं so many other parameters and the major parameter is temperature। तो टेम्परेचर के चेंज होने से उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो ओवरऑल जो उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ट्रांजिस्टर का तो स्टेबिलिटी को हम करेंगे अचीव, बट एक प्रिसीजन होता है, एक एक्यूरेसी होती है, एक मैक्सिमम हमको लेवल पे ले जाना उसकी अगर स्टेबिलिटी को, तो उसके लिए हमें आई हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम क्या करें इसमें, डिवाइसिंग, डिजाइनिंग एंड ऑल द थिंग्स, कि हम बेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द ऑसिलेशंस दे सके, राइट। क्योंकि जो आरएफ फ्रीक्वेंसी के केस में, खासकर रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो स्टेशंस में जो मिक्सचर्स का यूज किया जाता है रिसीवर सर्किट्स में, वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी ट्यून कराने के लिए बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी अगर ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, अनकंट्रोलेबल तरीके से, तो फिर तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव ए गुड इंजीनियरिंग। तो इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट स्टेबिलिटी आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स करते रहने से हमें एक तो सक्सेस मिला कि क्रिस्टल ऑसिलेटर हमने बनाया। और क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल वर्ड क्या है, विल ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस, क्या वो मटेरियल साइंस के मदद से हमें मिलेगा वो क्रिस्टल, वो देखेंगे। बट जो नीड था वो था, मेजर जो नीड मैं बताने वाला हूँ वो था फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी। ऑल्दो हमने एलसी ऑसिलेटर में हार्टले और कॉलपिट पढ़ा, और कॉलपिट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्लैप ऑसिलेटर बनाया था, हमने देखा था, उसमें भी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को ही अचीव करना हमारा टारगेट था। बट उससे भी बेटर लाने के लिए हमने एक बियॉन्ड द लेवल गए और एक अलग ही टाइप का मटेरियल साइंस में हमने पूरा रिसर्च मारा, ठीक है, कि क्या वो मटेरियल हम ढूंढ के लाए जो हमें एक ऐसा इफेक्ट देता है। तो हमने देखा कि कुछ क्वार्ट्ज मटेरियल, क्वार्ट्ज जस्ट एग्जांपल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक कैटेगरी उनका टाइप ऑफ मटेरियल कहलाता है। उसकी क्या विशेषता होती है, आई जस्ट इंट्रोड्यूस। तो इस तरह का मटेरियल ने हमें वो अचीवमेंट दिलाया जो हमें ज़रूरत थी। जो शॉर्टकमिंग्स थी, शॉर्टकमिंग्स हमारी क्या थी कि फ्रीक्वेंसी वाज नॉट वेरी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नहीं थी। अच्छी स्टेबिलिटी का मैं मतलब बताऊंगा यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को अचीव करना हमारा टारगेट था, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हमारा था। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है, मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विल सी दैट। बट ये अचीवमेंट क्या दे रहा है हमको, 0.1% ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी उसमें जनरेट करो, बना रहे हो, उसमें 0.1% ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस होता है। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे होगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, टॉलरेंस कह सकते हो, कि आज की फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करोगे उसमें जो चेंजेज होंगे वो 0.1% होंगे। दैट इज वेरी वेरी मतलब मेगा हर्ट्ज के रेंज में भी आप जाओ तो हर्ट्ज के रेंज में आपके चेंजेज होंगे। तो मेगा हर्ट्ज के रेंज की फ्रीक्वेंसी में अगर हर्ट्ज के रेंज में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, दैट इज नेग्लिजिबल चेंज। बट लेकिन 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में 100 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज का चेंज हो जाता है, तो दैट इज बिगर चेंजेज। तो वो चेंज हमें नहीं चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो मेरा होगा वो 0.1% का होगा, जो कि एक अच्छा चीज़ है।
दैट इज गुड स्टेबिलिटी, ठीक है। इतनी स्टेबिलिटी जो हमारी अचीव होती है वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेटर में, दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर में होती है। तो ये हमारा पर्पस था बनाने का। अब हम देखने जा रहे हैं कि पीजो जो हम ये जो क्रिस्टल बोल रहे हो, क्रिस्टल है क्या चीज, व्हाट दिस क्रिस्टल इज एक्चुअली, दिस क्रिस्टल इज व्हाट। ये क्रिस्टल जो हम यूज कर रहे हैं एक ऑसिलेटर के बेसिकली होगा कि मैं आई शो यू द होल कंप्लीट डायग्राम ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर, जिसमें हम देखेंगे कि जो एलसी टैंक सर्किट था या कह सकते हैं जो फीडबैक नेटवर्क था उसकी जगह पे ये क्रिस्टल का यूज किया जाएगा। दैट विल बी रिप्लेस द एलसी जो सर्किट था, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय योर क्रिस्टल पार्ट, रिमेनिंग थिंग्स विल बी द सेम। बिकॉज मतलब बेसिकली हम जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते थे आरसी ऑसिलेटर्स में आरसी सर्किट का यूज करते थे, एलसी ऑसिलेटर्स में एलसी एक नेटवर्क होता था, एक ट्यून सर्किट होता था, उसको रिप्लेस करेगा ये क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल जो होता है वो होता क्या है, ये होता है बेसिकली PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। आप लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हो, इसके बारे में जाना होगा। इसकी खासियत ये होती है कि जब इस मटेरियल के ऑब्वियसली दोनों एंड पे अगर एक सप्लाई, एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एक ऐसी वोल्टेज आप इसको दोगे तो इसमें एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी मतलब रेंजिंग फ्रॉम किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी पे ये वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। इसके कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वजह से होता है, तो बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक सेंट्रोसिमेट्रिक कुछ कंडीशन होता है, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है जिसकी वजह से ऐसा कुछ देता है। दैट इज नॉट आवर डील, दैट इज द पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस। बट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको एसी सिग्नल्स दोगे, जब आप इसको दोगे एसी सिग्नल्स, तो ये क्या करेगा, एक आउटपुट में क्या देगा, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन्फ्लुएंस क्या होगा कि एक वाइब्रेशंस देगा, मैकेनिकल वाइब्रेशंस देगा। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशन ही हमारे उस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए कह सकते हो या स्टेबलाइज करने के लिए कह सकते हो काम आने वाला है। रेजोनेंस इसका जो है, इसका एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे हम इस क्रिस्टल का, ठीक है। तो एसी सिग्नल्स जब इसको मिलता है तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। इस तरह के मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। एंड दिस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एज ए क्रिस्टल इज यूटिलाइज्ड, एक्सप्लॉइटेड टू मेक द फीडबैक नेटवर्क पार्ट ऑफ द ऑसिलेटर एंड हेंस द ऑसिलेटर इज कॉल्ड क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो अब हम इस आगे की कुछ बातें करेंगे। अभी मैंने क्या बताया, जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि बहुत फेमस एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज। इसके अलावा आप में भी सुने होंगे टर्मलाइन, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं तो आप याद रख सकते हैं इनका नाम, टर्मलाइन। इसके अलावा है रोचेल सॉल्ट। इसका मैं मटेरियल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट मैं इतना बता दूं आपको कि ये जो क्वार्ट्ज होता है ये बेस्ट होता है। ये बेस्ट क्यों होता है, ऐसा नहीं कि बेस्ट का सिर्फ एक पर्पज होता है, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए वाइब्रेशन शायद कम दे लेकिन इसका जो मटेरियल का जो स्टिफनेस कह सकते हो या जो मजबूती, स्ट्रेंथ कह सकते हो, अच्छा होता है। टर्मलाइन के बारे में कहा जाता है कि अच्छा वाइब्रेशंस बहुत तगड़ा देगा लेकिन हो सकता है ये ब्रेक डाउन हो जाए। रोचेल सॉल्ट हो सकता है कि बिल्कुल खराब स्ट्रेंथ तो तगड़ा दे लेकिन वाइब्रेशंस कम दे। तो एनीवेज क्वार्ट्ज इज बेस्ट फॉर अस। क्वार्ट्ज को हम लोग यूज करने वाले हैं, ये अच्छा मटेरियल माना जाता है, ठीक है। सो इस तरह से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो हम लोग क्रिस्टल यूज करेंगे, ऑब्वियसली क्रिस्टल मतलब कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट इज एग्जांपल के लिए क्वार्ट्ज। ये जो क्रिस्टल का यूज कहाँ पे किया जाता है ऑसिलेटर में, दे आर यूज्ड, क्रिस्टल इज यूज्ड, क्रिस्टल को जो हम यूज करेंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात, फीडबैक वाले पार्ट में करेंगे, फीडबैक नेटवर्क में यूज करेंगे इसका, जहाँ पे हम लोग यूज करते थे इन प्लेस ऑफ अगर आरसी था तो आरसी नेटवर्क और तो एलसी था तो एलसी नेटवर्क के जगह पे हम इसका यूज करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट्स छोटे मोटे पॉइंट्स है, ऑब्वियस सी पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया कि जैसे ही आप एक एसी सिग्नल दोगे ये अपने एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, मतलब कि यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एक्चुअली द फ्रिक्वेंसी, ये इसका अपना एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। ऑब्वियसली उसके मटेरियल क्वालिटी, उसका साइज, उसका थिकनेस, एवरीथिंग शेप वगैरह पर डिपेंड करते हैं, इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। तो क्रिस्टल के बारे में कुछ बातें हम पढ़ ले। ईच क्रिस्टल हैज ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है।
जिसको दैट इज गिवन बाई कैपिटल के डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। इसको नॉर्मली हर बुक में इस तरह से नोट किया हुआ। अब के का मतलब क्या है? के कांस्टेंट है, उस मटेरियल का कांस्टेंट है। हमें नहीं पता कैसे आया, क्यों है। के इज ए कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, के इज ए मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। और मैं अगर इसको और एक्सपैंड करूँ तो लिखूंगा के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ द मटेरियल, किस तरह से कटिंग की गई है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द कट, कटिंग कैसे की गई है। और टी जो है उसका थिकनेस कितना है। टी तो चलो एक फिजिकल क्वांटिटी टाइप लग रहा है। टी इज ए थिकनेस, थिकनेस मतलब, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, राइट। तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल दो बातों पर डिपेंड करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की डिसाइड होती है। एक और जानकारी कुछ किताबों में दी हुई जो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि ये जो आपका जो क्रिस्टल होता है वो अगर आप बहुत थीन यूज करते हैं तो अच्छी बात है। देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि टी स्टैंड फॉर थिकनेस। इफ यू वांट टू एनहांस द फ्रीक्वेंसी, इफ यू वांट टू अचीव ए हायर फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू कीप द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल वेरी वेरी लेस, ठीक है। जितना टी छोटा होगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना अच्छा आपके लिए, है ना। जितना इसको छोटा कर दो। बट अगर आप बहुत पतला कर देते हो, बहुत थिकनेस इसका बहुत घटा देते हो, तो भी आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि वाइब्रेशन के टाइम पे टूट सकता है वो, है ना। तो लिखा है ये जानकारी की एक्सट्रीमली थीन क्रिस्टल्स कैन ब्रेक ड्यू टू वाइब्रेशंस, ठीक है। ऑब्वियसली आप वाइब्रेशंस करा रहे हो तो वाइब्रेशंस के दौरान कैन ब्रेक हो सकता है। ओके, क्रिस्टल्स जो है तो कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जा सकता है, ये पॉइंट लिखा है। क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ को छोड़ में लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए 25 किलो हर्ट्ज टू few hundred मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक के लिए आप यूज कर सकते हो। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्रिस्टल जो है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप का कुछ रेंज आपको दे रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया ये आपको 1% की एक्यूरेसी देगा फ्रीक्वेंसी के स्टेबिलिटी का। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, पहले ही मैंने कवर कर दिया ये बात। अब आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि क्रिस्टल ऑसिलेटर को कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर को आप यूज करना चाहते हो, क्रिस्टल को अपने ऑसिलेटर में यूज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू यूज इट एज योर ऑसिलेटर, ठीक है। सी दिस, लेट मी यूज दिस पॉइंट। सो in order to use the crystal, in order to use the crystal in an electronic circuit में अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो इसको दो मेटल प्लेट्स के बीच में प्लेस कर दिया जाता है कि ठीक है, इसके बीच में आपका ये जो है इस तरह से इसको सिंबलाइज किया जाता है। ये आपका क्रिस्टल मटेरियल है और दो प्लेट्स साइड में लगे हुए हैं ना। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि कैपेसिटर टाइप का कुछ लग रहा है, लेकिन है नहीं है कैपेसिटर। इट इज द क्रिस्टल गेटिंग यूज्ड विथ टू मेटल प्लेट्स, ठीक है। तो टू मेटल प्लेट्स के साथ इट इज, लिखना चाह रहा हूं मैं इस बात को, इट इज यूज्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। जब आपको कैसे यूज करना है, सॉरी फॉर दैट, तो जब आपको इसको यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ तो आपको टू मेटल प्लेट्स के साथ इसको एम्प्लॉय करना है, ठीक है। अरेंजमेंट द फॉर्म्स, ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है एक तरह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर भी कह जाते हैं, बट दैट इज नथिंग आवर पॉइंट है टू बी नोटेड। मैं अब आपको एक्चुअल में दिखाने जा रहा हूँ कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो आपने अभी अभी बताया कि आपका जो क्रिस्टल है दो मेटल प्लेट्स के बीच में रख के यूज किया जाता है, अब इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस मतलब
इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे इसको, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इसको आउटपुट से, और फिर इसमें एक मैकेनिकल वाइब्रेशंस होगा, और उस वाइब्रेशंस का मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, यानी वाइब्रेट करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी देगी, ठीक है, जिस पे आपकी चीज़ें अचीव होने वाली है। तो इट विल रेंडर यू इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ एसोसिएटेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो रेजोनेंस, अब इसका जो इलेक्ट्रो रेजोनेंस, ठीक है, अब यही रेजोनेंस जो है, ये जो रेजोनेंस आपको देने वाला है, इसी रेजोनेंस को हम यहाँ समझेंगे कि क्या रेजोनेंस देने वाला है। तो देखो मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपका जो, लेट मी शो यू दिस पॉइंट हेयर, कि आपका ये जो क्रिस्टल है, दिस क्रिस्टल, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये आपका क्रिस्टल है, इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है। ये हो गए दो प्लेट्स आपके, ये हो गया आपका एक्चुअल में द सिंबल ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल का सिंबल हो गया। और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इसका इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक इक्विवेलेंस बनेगा, जो अपने आप में इसके पास एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी होगा, ऑब्वियसली कोई मटेरियल है, कोई क्वार्ट्ज मटेरियल है, तो एक इसका क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसमें कुछ इंडक्टेंस टाइप का कुछ बिहेवियर है, सीरीज में कुछ कैपेसिटेंस के साथ कुछ बिहेवियर है, और इसके होल नेट इस सारे सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पूरे के साथ फिर एक कैपेसिटिव इफेक्ट इसमें आ रहा है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर टाइप में प्लेट लगा दिया, तो वही आपका यहाँ पे एक पैरेलल में कैपेसिटर टाइप का भी बिहेव करेगा ये, ऑब्वियसली। तो ये जो कंप्लीट सिंबल ऑफ दिस क्रिस्टल दैट इज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑब्वियसली विल बी कैन बी ड्रॉन इन दिस वे एज एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स है ना आपके यहाँ पे, उसके बीच में एक पैरेलल में कैपेसिटर जो आप दिखा रहे हो, वो यही कैपेसिटर जैसा कुछ इफेक्ट एक्सटर्नली आ रहा है इसके अंदर, और इंटरनली तो है ही। तो कुछ इसमें रेजिस्टेंस है, कुछ इसमें इंडक्टेंस है, कुछ इसमें अपना एक कैपेसिटर है, इसके अलावा एक अलग से सीपी लिखूंगा, यानी कि पैरेलल में भी एक कैपेसिटर टाइप का कुछ बिहेवियर होगा। तो अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कि इसका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस होगा, ये फ्रिक्वेंसी होगी, वो हम तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, हम तो इस मटेरियल का फ्रिक्वेंसी को ऐसे नहीं डिराइव कर सकते हैं। हम केटी के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे था केटी के रूप में, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो मटेरियल साइंस वालों का लुकआउट है। बट हम यहाँ इसको इलेक्ट्रिकल सेंस में लेंगे, और इसके आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम इसको डिराइव करने वाले हैं। और हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे एक क्रिस्टल का डिज़ाइन करके आपको दे दिया जाता है, तो उसका फिर आर एल सी वगैरह जो है कहीं ना कहीं रेट कर दी जाती है, यानी मार्क कर दी जाती है, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए क्रिस्टल। और अगर मैं अब इसका बताने जाऊँ, एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बारे में बता दूँ कि ऑल्दो एक्चुअली आर विल बी देयर, बट आइडियली हम क्या मान के चलेंगे कि आर बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और आर को नेग्लेक्ट करने से ये एक एलसी सर्किट की तरह आर being very small is generally नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ड्रॉ नहीं करोगे, यू विल ड्रॉ इट इन द सर्किट, बट आप जब मैथमेटिक्स करोगे, जब कैलकुलेशंस करोगे, तो आप इसको इग्नोर करोगे। आर बीइंग वेरी स्मॉल इज जनरली नेग्लेक्टेड, राइट, इसको आप जनरली नेग्लेक्ट कर देते हो। इसकी वजह से इसकी क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव हो जाती है, आप करिएगा इम्प्रूव कर जाती है। क्यों इम्प्रूव करने का क्वालिटी फैक्टर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, एक एलसी नेटवर्क में, एक एलसी सर्किट में क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी कम है ना, उतना उसका अच्छा क्वालिटी फैक्टर माना जाता है। इसकी बात करें, एक इंडक्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन एल डिवाइडेड बाई आर से भाग दे दिया जाता है। इसमें कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस भी रहा होगा इस तरह से। तो ये जो आप कह सकते हो, ये जो पोर्शन है, इसका क्वालिटी फैक्टर को हम एज्यूम करेंगे इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आर देखो, यहाँ पे आर जितनी कम होगी, क्वालिटी फैक्टर उतना इंप्रूव होगा। तो क्वालिटी फैक्टर इसकी अच्छी होने की वजह से ही हम आर एक्चुअली समझ रहे हैं कि नेग्लिजिबल है और आर को इग्नोर कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी फैक्टर, तो इसकी क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं क्यू फैक्टर जिसको बोल सकते हो आप शॉर्ट में, क्यू फैक्टर इज वेरी गुड, तो यहाँ से आर नेग्लेक्ट हो जाता है, या कह सकते हो कि आर नेग्लेक्ट करने की वजह से क्वालिटी फैक्टर आपकी अच्छी हो जाती है। और अब हम यहाँ से क्या मान के चलेंगे, देखो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो था,
लेकिन मैं उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद आपके यहाँ पे एक इंडक्टर वैल्यू है, उसके बाद एक कैपेसिटर वैल्यू है, और पैरेलल में फिर से एक आपके पास एक कैपेसिटर है CP, जिसको हम नॉर्मली लिखते हैं। ठीक, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका, लेट मी ड्रॉ दिस। अब देखिए मैं इम्पिडेंस के फॉर्म पे अगर मैं इसको लिखूं तो इंडक्टर की वजह से भी एक इम्पिडेंस होगा तो इसको Z1 लिख देता हूं, इस कैपेसिटेंस की वजह से कुछ इम्पिडेंस होगा इसको Z2 लिख देता हूं, और इसकी वजह से जो इम्पिडेंस होगा उसको Z3 लिख देता हूं। तो अगर ओवरऑल आप इसका Z निकाले, जो कि ऑब्वियसली इट विल बी फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो वो आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया हमने अब, या फिर सिंपली Z1 Z2 Z3। तो देखिए Z1 और Z2 सीरीज में है, तो अभी ये इंपेडेंस फॉर्म में, अभी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के सेंस में नहीं सोचना, सिंपल सोचना है। इंपेडेंस दोनों सीरीज में तो दोनों इंपेडेंस जुड़ जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 ऐड हो गया। ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन इस Z3 के साथ पैरेलल में है, तो इसके साथ प्रोडक्ट बाई सम ले लेंगे, तो प्रोडक्ट हो गया इसके साथ, और नीचे में सम हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सम हो गया। ठीक है, तो ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो इसको। जहां अब मैं बताने वाला हूं ये Z1 क्या है, बिकॉज ऑफ इंडक्टर जो आपका जो यहाँ पे इंपेडेंस है, रिएक्टेंस है, वही है, तो इसको लिख सकते हैं J ओमेगा L। ठीक है, Z2 क्या है, कोमा Z2 क्या है आपका, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर, तो इसको लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई J ओमेगा C। Z3 क्या है आपका, ये भी हो जाएगा कैपेसिटेंस की वजह से, इसलिए 1 बाई J ओमेगा CP हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल वाला कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे जानकारी बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपका ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें दो तरह के आपके फ्रीक्वेंसी होंगे, दो प्रकार से आपके इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होंगे। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। द crystal has two resonance frequencies, two resonance frequencies। दो रेजोनेंस, दो प्रकार के रेजोनेंस पे काम करेगा। एक तो है कि सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, लेट मी टेक दिस कलर। एक तो सीरीज रेजोनेंस होगा आपके अंदर, इसके अंदर, और दूसरा होगा पैरेलल रेजोनेंस, राइट। एक सीरीज रेजोनेंस और दूसरा पैरेलल रेजोनेंस। नंबर 1 सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, और दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करेंगे ओमेगा एस के द्वारा, इसको डिनोट करेंगे ओमेगा पी के द्वारा। अब देखिए ओमेगा एस की वैल्यू कहाँ से आएगी और ओमेगा पी की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, ये सीरीज है, यानी कि यू हैव टू कंसिडर दिस सीरीज पार्ट, मीन्स दिस एल पार्ट एंड दिस सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये एल पार्ट है यहाँ पे और ये सी पार्ट, इन दोनों को सिर्फ आप कंसिडर करोगे तो ये जो फ्रिक्वेंसी देगा, जो रेजोनेंस देगा, वो इस रेजोनेंस, ठीक है, दैट विल बी सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसको भी इंक्लूड करोगे जब आप, तब पैरेलल वाला पार्ट हो जाएगा। तो विल सी दैट सीरीज रेजोनेंस आपका क्या होता है, सिंपली एल और सी होता है। तो सिंपली एल और सी ले लो, इसमें सिर्फ ये वाला एल और ये वाला सी, दैट इज यहाँ पे ये वाला एल और ये वाला सी को हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला एल और ये वाला सी को सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रहा है। लेकिन पैरेलल में हम क्या करेंगे कि रूट अंडर एल तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, और इस सी के साथ इस सी को भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब इस होल सर्किट में इस पैरेलल सीपी को, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। नाउ इफ यू इंक्लूड दिस पैरेलल कैपेसिटेंस इन दिस सर्किट, देन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये कैपेसिटर एक्चुअली में एक दूसरे का साथ सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में कंसिडर किए जाएंगे, और इसके लिए आपका जो हो जाएगा वो आपका जो इक्विवेलेंट सी बनेगा वो बनेगा सी पी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी पी, ये बनेगा। और इसको आप यहाँ पे लिखोगे सी इंटू सी पी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी पी। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी आपको मार्क करके रख लेनी है, दोनों प्रकार की फ्रिक्वेंसी, दैट इज सीरीज एज वेल एज द पैरेलल वन। ये आपका सीरीज वाला हो गया, ये आपका पैरेलल वाला हो गया। ठीक है, अब आपको मैं इसका एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि दोनों पे होगा क्या। सीरीज, ये आपका एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दिस विल बी
योर ओमेगा एक्सिस दैट इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस, और उस एक्सिस की वजह से आपका ऑब्वियसली कुछ रिएक्टेंस होगा जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल रिएक्टेंस, क्रिस्टल रिएक्टेंस। ठीक है, अब इसी पे दोनों फ्रीक्वेंसी को मैं शो करने वाला हूँ। देखिएगा इट विल समहाउ लुक लाइक कि ये इस तरह से कुछ स्टार्ट होगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम लोग नेगेटिव एक्सिस की तरफ से स्टार्ट करेंगे। इट विल स्टार्ट समथिंग फ्रॉम लाइक हेयर, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके बढ़ेगा, उसके बाद ऐसे करके, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं इस तरह से स्टार्ट हो गए, इस तरह से ये रेजोनेट हो रहा है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या है। सी दिस, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ये एक क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है आपकी, ये इसी को बोलेंगे ओमेगा एस। इसका मतलब कि देखिए ध्यान से, ये रिएक्टेंस की वैल्यू ये ऑब्वियसली 0 पॉइंट है, तो रिएक्टेंस जो क्रिस्टल का है वो 0 हो गया है ओमेगा एस पे। ओमेगा एस मतलब सीरीज रेजोनेंस जब होगा वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रिएक्टेंस 0 ऑफर करेगा। और ये अगर ध्यान दो तो ऐसे करके आपका रेजोनेंस बढ़ रहा है। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। योर रेजोनेंस की वैल्यू माइनस में थी, देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सिस है इधर, तो माइनस में थी, धीरे 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 रेजोनेंस जो रिएक्टेंस था वो माइनस में था, जो रिएक्टेंस था वो माइनस में था। तो एट सर्टेन फ्रिक्वेंसी जो कि क्लोज टू 0 के आसपास का जो फ्रिक्वेंसी है, नेग्लिजिबल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, वहाँ पे आपका माइनस में आपका रिएक्टेंस है, और धीरे धीरे रिएक्टेंस बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, और सीरीज रेजोनेंस वाला जो फ्रिक्वेंसी है उस पर जाते ही आपका रिएक्टेंस 0 हो गया है। ठीक है, रिएक्टेंस 0 लाइन है तो रिएक्टेंस 0 हो गया। फिर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे तो रिएक्टेंस पॉजिटिव में जाके बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आ रहा है जब आपका बहुत इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है रिएक्टेंस। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा तो डिसकंटिन्यूटी, और फिर माइनस इन्फिनिटी से फिर आ रहा, तो ये डिसकंटिन्यूटी लाइन इसको कहते हैं। ये आपकी जो लाइन है ये डिसकंटिन्यूटी लाइन है, ये कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी जिस पे डिसकंटिन्यूटी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिएक्टेंस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी से फिर अचानक से निगेटिव की तरफ कह सकते हो, ये माइनस प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअली में पैरेलल वाला लाइन है, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या हो रहा है, रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जा रहा है ना, अनडिफाइंड बेसिकली कह सकते हैं, अनडिफाइंड, वी शुड नॉट से इट इज अनडिफाइंड। उसके बाद फिर बढ़ा रहे हैं तो फिर से फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस जो है माइनस से 0 की तरफ जा रहा है, और फिर उसी तरह से सिमिलर टाइप से। तो ये आपका सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाए, यू शुड ड्रॉ डायग्राम और ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ड्रॉ आपको करना है। ये और ये दोनों आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इस फ्रीक्वेंसी पे कैसा रिएक्टेंस मिलेगा क्रिस्टल का, और इस फ्रीक्वेंसी पे कैसा रिएक्टेंस मिलेगा क्रिस्टल का। तो ये आपका हो गया क्लियर। अब मैं आपको फाइनली क्रिस्टल ऑसिलेटर का एक डायग्राम दिखाऊंगा जो आप गेस कर पा रहे होगे, बट एक माइनर सा चेंज होगा उसमें, वो डाउट आपको आएगा तो आई विल टेल यू दैट। तो देखिए होता क्या है, वी ऑलवेज ड्रॉ एन ऑसिलेटर बाय यूजिंग एन ऑप एम्प, और यहाँ पे भी कुछ एलसी ऑसिलेटर की तरह ही हमें ड्रॉ करना है। तो ये मेरा बेसिक जो है एक ऑप एम्प है, ठीक है, दिस इज माई ऑप एम्प, दिस इज माई इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको मैं कर दूंगा अगर ग्राउंड, और यहाँ से जो आउटपुट लेता हूँ अगर मैं उसको ले करके और इस तरह से एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF के द्वारा आगे बढ़ते हुए मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल दे दूँ, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूँ, इसका नाम है Rin, ये तो ग्राउंडेड है। अब मैं ऑब्वियसली यहाँ से एक फीडबैक लूँगा, ये आउटपुट साइड है आपका, फीडबैक लूँगा, और इधर से एक फीडबैक नेटवर्क द्वारा होते हुए ऐसे होते हुए अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा एक ऑसिलेटर, ठीक है। और 360 डिग्री का आपका फेज शिफ्टिंग होगा पॉजिटिव, और ओवरऑल योर बार्कहाउसेन क्राइटेरिया विल बी क्रिएटेड। आपको अगर ये डाउट आता है छोटा मोटा तो यू मस्ट रेफर माय एलसी ऑसिलेटर सीरीज और एनी चैप्टर ऑफ योर ऑसिलेटर सीरीज, यू कैन रेफर टू अंडरस्टैंड दिस डिजाइन। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ क्रिस्टल पार्ट। तो क्रिस्टल पार्ट को देखिए ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पे मैं हमेशा एलसी पार्ट बनाता था या फिर आरसी पार्ट बनाता था, तो यहाँ पे मैं एलसी वाला हिस्सा बनाने वाला हूँ। तो एलसी वाला हिस्सा की जगह मैंने क्या बोला, क्रिस्टल्स को यूज करेंगे, है ना। मैंने यहाँ लिखा था एक पॉइंट, व्हाट डिड आई राइट हेयर, दैट क्रिस्टल इज यूज्ड इन द फीडबैक नेटवर्क में यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ आरसी और एलसी के पास, जहाँ पे हम यूज करते थे पहले एलसी आरसी नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा, अब क्रिस्टल लगाऊंगा, देखिए। सो यहाँ पे मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूँ, और ये गया, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ क्रिस्टल को। सो आई शो द क्रिस्टल विथ सम वेरी इंटरेस्टिंग कलर। ये मेरा 2 प्लेट लेता हूँ, क्रिस्टल को ऐसे दिखाया जाता है ना। दिस इज माई क्रिस्टल सिंबल, कहाँ गया, ये मेरा क्रिस्टल सिंबल था, उसको मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप मैं ऐसे दे दूंगा और थोड़ा सा ऐसे शेड कर दूंगा, ये मेरा क्रिस्टल हो गया।
आप कहोगे सर हमने तो क्रिस्टल बना दिया, अब ये मेरा एक ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी सीरीज रेजोनेंस देना हो या पैरेलल रेजोनेंस देना हो, दे देगा, तो ठीक है दे देगा। इसका कुछ k/t मार्किंग की गई होगी, तो एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, वो हमें दे देगा। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्रिस्टल मैंने लगाया, जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया, मे बी क्वार्ट्ज हो सकता है, लगाया, इसकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी तो एक होगा और देगा भी, लेकिन जो मार्किंग की गई होगी हो सकता है उसको मैं, जब आपको पता होना चाहिए कुछ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की बात है कि कोई डिवाइस के बारे में इतनी रेटिंग की गई है कि इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन जब उसको एक्चुअल सर्किट में लगाते हो तो उसका कुछ क्या होता है कि परफेक्शन नहीं होता है। उसको मैन्युफैक्चरिंग हब में उसको बनाया गया होगा, कुछ एरर्स होंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, मिस मैचेस को इंप्रूव करने के लिए आपको सर्किट में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। तो जनरली आप देखोगे कि सर्किट डायग्राम में 2 कैपेसिटर्स को इसके साथ पैरेलल में लगा दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनसेशन की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी इसमें इनएक्यूरेसी होगी, कुछ मिसमैच होगा, उसको मैच करेगा। तो इस तरह से आपको दिखाया गया रहेगा। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम एंड a little bit of justification why these two capacitors in parallel with this crystal is actually connected. The reason behind is in order to avoid the mismatch of this crystal's frequency. और इस तरह से कंप्लीट डायग्राम बन जाता है एक क्रिस्टल ऑसिलेटर का, क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ठीक है। तो ओमेगा एस और ओमेगा पी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है, ये आपस में बहुत क्लोज होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। और ये जो क्रिस्टल है वो आपको सीरीज रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पे या पैरेलल रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशंस देगा, और डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस फीडबैक नेटवर्क, यू कैन यूज दिस एज वेल एज दिस। सो इस तरह से हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर का सीरीज भी खत्म हो जाता है। एंड इन दिस वे एक्चुअली वी आर वाइंडिंग अप आवर ऑसिलेटर सीरीज। तो हमने सारा कुछ देखा है, आप रेफर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, और विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज पावर एम्पलीफायर्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।